हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस सेशन में 2 मॉडल पेपर रखा हूं, बहुविकल्पी के। दोनों मॉडल पेपर 20-20 प्रश्न के मॉडल पेपर हैं। दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपके सामने लाया हूं। अब इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। चलिए, इसका पहला प्रश्न। फ्रांस में ऐतिहासिक तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? फ्रांस में ऐतिहासिक तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? 27 जून 1789 को किया गया था, या 5 जून 1789 किया गया, या 14 जुलाई 1789 किया गया, या 20 जून 1791 किया गया? तो फ्रांस में ऐतिहासिक तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें दोनों सेशन मिला के 40 प्रश्न हैं। इन 40 प्रश्नों में कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और ये आपके लिए बहुविकल्पी में, बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो चलिए बताने का प्रयास करें। फ्रांस में ऐतिहासिक तीनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था भाई? 27 जून 1789 को। 27 जून 1789 को। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में आए, या 1916 में, या 1920 में, या 1922 में? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? उत्तर बताने का प्रयास करें। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए? तो ये आए थे 1915 में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? ये सिल्क मार्ग से पहुंचता था, या समुद्री मार्ग से, या निर्यात मार्ग से, या हिंद मार्ग से? चीन से बना सिल्क किस मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चीन से बना सिल्क मार्ग से दूसरे देशों में पहुंचता था। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। शहरों में गिल्ड्स का कार्य था, क्या कार्य था भाई? शहरों में गिल्ड्स का क्या कार्य था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4, उत्पादकों पर नियंत्रण करना, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, ये सभी शहरों में गिल्ड्स का कार्य था। क्या था ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो शहरों में गिल्ड्स का क्या कार्य था? कार्य था उत्पादकों पर नियंत्रण करना, कार्य था वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, कार्य था कारीगरों को प्रशिक्षण देना, कार्य था। अर्थात ये सभी सही हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई? मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी किस देश में
विकसित हुई, तो ये चीन में विकसित हुई या कोरिया में या जापान में या भारत में? तो भाई कागज का सबसे पहले आविष्कार चीन में हो रहा, तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक भी चीन में विकसित होगी। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता क्या है भाई? मानवकृत होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं या निःशुल्क प्राप्त होते हैं? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये तुम्हारा रिवीजन के लिए ये सेशन दे रहा हूं। अब इसमें देखना है आपके कितने प्रश्न सही हुए, 40 में से कितने प्रश्न। 2 सेशन को एक साथ मिलाया हूं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता है कि ये निःशुल्क प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया, तो कब प्रारंभ किया गया ये आपको बताना है। वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया, या वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया, या वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, या वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया, कब किया गया है ये बताने का प्रयास करें। ये आप एक बार 2 बार आपको जरूर बताया गया होगा, जरूर पढ़े होंगे। रिवीजन के तौर पे मैं आपके पास ये सेशन भेज रहा हूं, तो बताने का प्रयास करें। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया वर्ष 2014 में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में स्थित है, या उत्तराखंड में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो उत्तराखंड है, या राजस्थान है, या मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है? तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है ये आपको बताना है, बताने का प्रयास करें। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए हम बताते हैं। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है भाई? बताने का प्रयास करें। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बरौनी में है, या गोरखपुर में है, या कोलकाता में है, या मालेगांव में है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एक पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकाता। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, 1980 के दशक में श्रीलंका में कैसा राज्य बनाने की मांग की गई है? खाली स्थान है, बनाने की मांग रखी गई। ये रिवीजन क्लास चल रही भाई। 1980 के दशक में श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम राज्य बनाने की मांग की गई,
या स्वतंत्र श्रीलंका बनाने की मांग की गई, या स्वतंत्र सिंघल प्रदेश बनाने की मांग की गई, या स्वतंत्र सिंघस्थ प्रदेश बनाने की मांग की गई। तो 1980 के दशक में श्रीलंका में कैसा प्रदेश बनाने की मांग की गई, मांग रखी गई। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो 1980 के दशक में श्रीलंका में 1980 के दशक में श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग रखी गई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? पर्वतीय प्रदेश कहा जाता है, या स्वतंत्र प्रदेश कहा जाता है, या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, या प्रांतीय प्रदेश कहा जाता है? बताने का प्रयास करें। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों को क्या कहा जाएगा भाई? तो ये कहा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। पीटर नॉर्मन किस देश से संबंधित है? पीटर नॉर्मन किस देश से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका से संबंधित हैं, या ब्रिटेन से संबंधित हैं, या बेल्जियम से संबंधित हैं, या ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। पीटर नॉर्मन किस देश से संबंधित हैं? चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। पीटर नॉर्मन किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? स्त्री शक्ति कहा जाता है, या नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, या महिला मुक्त आंदोलन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? स्त्री शक्ति, नारीवादी आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई ये कहा जाता है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15। किस नेपाल नरेश की रहस्यमयी हत्या हो गई थी? किस नेपाल नरेश की रहस्यमयी हत्या हो गई थी? ये नेपाल नरेश राजा पद्मेश थे, या नेपाल नरेश राजा ज्ञानेंद्र थे, या नेपाल नरेश राजा वीरेंद्र थे, या नेपाल नरेश राजा धीरेंद्र थे? किस नेपाल नरेश की रहस्यमयी हत्या हो गई थी? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के बीच सेशन को शेयर कर दें। जिनका भी व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर है उनको फ़ोन करके बता दें कि रिवीजन क्लास चल रही है। ये आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, समझाए जा चुके हैं। ये रिवीजन के तौर पे आपके पास भेजा जा रहा है, तो ये शेयर कर दो, वो लोग भी सेशन को देख लें। और साथ में सब्सक्राइब भी करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खुद कीजिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी सेशन हो तो उनके
नेट मोबाइल पर पहुंच जाए, वो जो भी सेशन इधर से भेजूं उसकी जानकारी उनको प्राप्त होती रहे। तो प्रश्न नंबर 15, किस नेपाल नरेश की रहस्यमयी हत्या हो गई थी? तो वो नेपाल नरेश थे राजा वीरेंद्र। नेपाल नरेश राजा वीरेंद्र की रहस्यमयी हत्या हो गई थी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? सहयोगी दल को कहते हैं, या शासक दल को कहते हैं, या विरोधी दल को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करने का प्रयास करें। संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? ये दो सेशन को एक साथ लेकर, एक साथ जोड़कर आपके पास भेज रहा हूं। 2 मॉडल पेपर है, 2 मॉडल पेपर को एक सेशन में जोड़ के आपके पास भेज रहा हूं। दोनों सेशन में मिला के 40 प्रश्न है। 40 प्रश्नों का संग्रह आपके पास भेज रहा हूं। सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो प्रश्न नंबर 16, संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं भाई? तो प्रतिपक्ष कहते हैं विरोधी दल को। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की जाती है, या यूएनडीपी द्वारा तैयार की जाती है, या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार की जाती है, या विश्व बैंक द्वारा तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? चलिए प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो किस संगठन द्वारा? यूएनडीपी संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जीडीपी से क्या आशय है? जीडीपी से क्या आशय है भाई? सकल घरेलू ऊर्जा है, या सकल दैनिक उत्पाद, या सकल घरेलू उत्पाद, या विशाल घरेलू उत्पाद? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। जीडीपी से क्या आशय है? बताने का प्रयास करें। जीडीपी से क्या आशय है? तो जीडीपी से आशय है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं? सरकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना ऋण उपलब्ध करा पाती हैं? 27%, या 22%, या 15%, या 16%? तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को 27% ऋण उपलब्ध करा पाती हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को
क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं, या उत्पादन कहते हैं, या विदेशी निवेश कहते हैं, या व्यय कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आपको पहले बोला 2 सेशन को एक साथ जोड़कर आपके सामने ला रहा हूं, तो दोनों सेशन को जोड़कर 40 प्रश्न बन गए हैं। ये रिवीजन क्लास है। तो किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ, ये आपको बताना है। किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ है? ये 4 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन हुआ, या 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन हुआ, या 14 सितंबर 1789 को, या 5 सितंबर 1791 को? तो किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ भाई? तो फ्रांस की जेल का नाम है वास्तिल। यहाँ पर कई विद्रोहियों ने इस जेल पर धावा बोल दिया था, जेल को तोड़कर कैदियों को छुड़ा लिया था। तो किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ, किस तिथि को धावा बोला गया, ये आपसे पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 1 का किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ, तो 14 जुलाई 1789 को पतन हुआ। इसमें 2 मॉडल पेपर एक साथ कंबाइन करके आपके पास आ रहा है। 20 प्रश्न हो गए। ये दूसरे मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है। किस तिथि को वास्तिल का पतन हुआ? 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन हुआ। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया, या मोतीलाल नेहरू ने किया, या लोकमान्य तिलक ने किया, या महात्मा गांधी ने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये 1922 में चलकर 1920 में असहयोग आंदोलन चालू होता है और 1922 में यह स्थगित कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व अब आप समझ गए होंगे किसने किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। स्पैघेट्टी का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ? स्पैघेट्टी का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्पैघेट्टी का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ है? नूडल से हुआ है, या चाउमीन से, या ब्रेड से, या बर्गर से? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्पैघेट्टी का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ? तो ये हुआ था नूडल से भाई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने खोले गए। 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने कहाँ खोले गए? स्पेन में खोले गए, या जापान में खोले गए, या इंग्लैंड में खोले गए, या अमेरिका में खोले गए? 1730 ईस्वी के दशक में सबसे पहले कारखाने कहाँ खोले गए? तो खोले गए इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, 1295 ईस्वी में कौन सा खोजी यात्री चीन से इटली वापस लौट आया? चलिए प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। 1295 ईस्वी में
कौन सा खोजी यात्री चीन से इटली वापस लौट आया? गुटेनबर्ग था ये, या कोलंबस था, या वास्को डी गामा था, या मार्को पोलो था? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, उत्तर देते रहें और कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और सेशन को दोस्तों के बीच शेयर कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, और पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दें, और दोस्तों से बोलें सेशन को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 5, 1295 ईस्वी में कौन सा खोजी यात्री चीन से इटली वापस लौट आया? तो उस यात्री का नाम था मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? बॉक्साइट को कहा जाता है, या मैग्नीज को कहा जाता है, या कोयले को कहा जाता है, या लोहे को? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो भाई काला सोना कहा जाता है किसे? कोयला को। कोयले को काला सोना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, या उत्तराखंड में पाए जाते हैं, या कर्नाटक में पाए जाते हैं, या केरल में पाए जाते हैं? ज्वारीय वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में, या केरल में? तो ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं भाई पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये दामोदर नदी पर बनाई गई, या कोसी नदी पर बनाई गई, या नर्मदा नदी पर बनाई गई, या चिनाब नदी पर बनाई गई? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर, कोसी नदी पर, नर्मदा नदी पर, या चिनाब नदी पर? तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई भाई। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 9, आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज फास्फेट पाया जाता है, या नमक पाया जाता है, या जस्ता पाया जाता है, या ग्रेफाइट? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज, तो ये खनिज का नाम है जस्ता। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? वर्ष 1985 में किया गया है, या वर्ष 1986 में किया गया, या वर्ष 1987 में किया गया, या वर्ष 1988 में किया गया?
प्रश्न नंबर 10 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया भाई? तो भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन वर्ष 1986 में किया गया। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ है? 1940 में हुआ, या 1970 में हुआ, या 1948 में हुआ, या 1930 में हुआ? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ है? तो हम आपको बता देते हैं, ये भारत के स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र हुआ है। भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ 1 साल बाद। तो अब आप समझ गए होंगे श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। तो भारत 1947 में घोषित हुआ था, तो 1 साल बाद यानी कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में घोषित हुआ। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी कौन है? भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी कौन है? प्रश्न नंबर 12 उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये व्यवस्था है, या जनता है, या प्रशासन है, या भारत का लोकतांत्रिक चरित्र है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी कौन होता है? कौन है? व्यवस्था है, जनता है, प्रशासन है, या भारत का लोकतांत्रिक चरित्र है? चलिए हम बताते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी भारत का लोकतांत्रिक चरित्र है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 13, अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? अमेरिका सामाजिक विभाजन के कारण कौन थे? आधुनिक तथा रूढ़वादी, अमीर और गरीब, श्वेत और अश्वेत, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण क्या थे भाई? श्वेत और अश्वेत थे। अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण श्वेत और अश्वेत थे। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक हिंदू देश है, धर्म प्रधान देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, धार्मिक देश है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक, क्या यहाँ पे खाली स्थान पे क्या लिखा जाएगा? तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो जन विरोधी गतिविधियों द्वारा, या परस्पर सामंजस्य द्वारा, या जन आंदोलनों द्वारा, या धरना प्रदर्शन द्वारा? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो लोकतंत्र की जड़ें जन आंदोलनों द्वारा मजबूत होती हैं।
प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कराना पड़ता है। कहाँ पे कराना पड़ता है भाई? देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है? संसद में कराना पड़ता है, उच्च न्यायालय में कराना पड़ता है, या राष्ट्रपति भवन में कराना पड़ता है, या चुनाव आयोग में कराना पड़ता है? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करें। देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है? चुनाव आयोग में। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लें। एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय। एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय, या एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय, या राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, यह सिक्किम और असम है, यह तेलंगाना और पश्चिम बंगाल है, यह बिहार और गोवा है। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य कौन से हैं? तो ये 2 राज्य के नाम हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक जारी करती है, या वित्त मंत्रालय जारी करता है, या भारत सरकार जारी करता है, या भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया है? भारत में किस क्षेत्र ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया है? तो कृषि क्षेत्र ने लाभ नहीं उठाया, या औद्योगिक क्षेत्र ने लाभ नहीं उठाया, या व्यापारिक क्षेत्र ने लाभ नहीं उठाया, या परिवहन क्षेत्र ने लाभ नहीं उठाया? तो भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाने वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है भाई कृषि क्षेत्र। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए 2 मॉडल पेपर को एक सेशन में कंबाइंड करके आपके पास 40 प्रश्नों का संग्रह भेज रहा हूं। ये रिवीजन क्लास है। आप 1, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और इससे ही प्रश्न आपके प्री बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।